नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए है। आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हमने 210 प्रश्नों पर चर्चा कर ली थी। आज की क्लास में हम उससे आगे वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? आपके पास ऑप्शंस में है 3, 4, 6 या 8। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देते रहें। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है, ये 4 भेद जो है वो शब्द के उत्पत्ति के आधार पर होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वकील किस भाषा का शब्द है? आपके पास ऑप्शंस में है पुर्तगाली, तुर्की, अरबी या फारसी। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए वकील शब्द किस भाषा का है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। वकील अरबी भाषा का शब्द है। हमारा अगला प्रश्न है, एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? आपके पास ऑप्शंस में है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, संख्यावाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न को ध्यान से सुनिए। प्रश्न में पूछा गया है कि एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, जंगम का विलोम शब्द है। आपके पास ऑप्शंस में है अगम, दुर्गम, चंचल या स्थावर। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए जंगम शब्द का उल्टा शब्द क्या होगा, विलोम क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। जंगम का विलोम शब्द है स्थावर और ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, संधि कितने प्रकार की होती है? आपके पास ऑप्शंस में है 2, 3, 4 या 1। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए संधि कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी होती है, उनके नाम भी बताने हैं आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, ये संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हमारा अगला प्रश्न है, नमस्ते का सही संधि विच्छेद है। आपको बताना है कि नमस्ते शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। आपके पास ऑप्शंस में है नम धनस्ते, नम धनस्ते, नमः धनते या नमः धनस्ते। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए नमस्ते शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा और इसमें कौन सी संधि प्रयुक्त है ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। नमस्ते शब्द का सही संधि विच्छेद होगा नमः धन ते। कौन सी संधि प्रयुक्त है इसमें? विसर्ग संधि। ठीक है, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि नमस्ते शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है, तो आपने याद रखना है कि इसमें विसर्ग संधि है और इसका संधि विच्छेद क्या होगा? नमः धन ते। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? आपके पास शब्द दिया गया है प्रतिकूल, आपको बताना है कि इसमें कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है। आपके पास ऑप्शंस में है प्र, परा, प्रति या परि। तो इसका सही उत्तर होगा, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि उपसर्ग शब्द से पहले लगता है या शब्द के बाद में?
बिल्कुल सही। ठीक है, उपसर्ग जो है वो शब्द के पहले लगता है। ठीक है, चलिए अब आप मुझे बताइए कि प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, प्रति। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है। आपको बताना है कि द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है। आपके पास ऑप्शंस में है उत्तर पद, प्रथम पद, दोनों पद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। चलिए अब आप लोग मुझे द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण बता दीजिए। बिल्कुल सही, पाप पुण्य द्वंद्व समास का उदाहरण है। और हाँ, सुख दुख। ठीक है, ये दोनों शब्द जो है वो द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। और आज का प्रश्न है आप लोगों के लिए कि समास के कितने भेद होते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, अकाल पीड़ित में समास होगा। आपको बताना है कि अकाल पीड़ित शब्द में कौन सा समास होगा। आपके पास ऑप्शंस में है कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या द्वंद्व। तो इसका सही उत्तर होगा। साथियों, अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अगर हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। बताइए, अकाल पीड़ित शब्द में कौन सा समास है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। अकाल पीड़ित शब्द जो है इसमें कौन सा समास प्रयुक्त है, तत्पुरुष समास, अकाल से पीड़ित। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, लिंग की दृष्टि से दही क्या है। आपको बताना है कि लिंग की दृष्टि से दही शब्द क्या है। आपके पास ऑप्शंस में है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। लिंग की दृष्टि से दही क्या है, पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, संन्यास शब्द में कौन सा उपसर्ग है। आपको बताना है कि संन्यास शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। आपके पास ऑप्शंस में है सम, यास, सम या सनी। तो इसका सही उत्तर होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। संन्यास शब्द में सम उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। आपके पास ऑप्शंस में है क्या, कौन, कुछ, यह। तो इसका सही उत्तर होगा। बताइए, इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। यह जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है और शब्द है आपके पास अन्वेषण। तो बताइए, अन्वेषण शब्द कैसे लिखा जाता है। साथियों, ये हमारा जो है वो रिवीजन हो रहा है। ठीक है, इससे पहले हमने 210 प्रश्नों पर चर्चा कर ली है। जिन साथियों ने इससे पहले वाली क्लासेस को नहीं देखा है, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बताइए, अन्वेषण शब्द की शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। अन्वेषण शब्द जो है वो इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास वाक्य दिया गया है कि अगले महीने तक परीक्षा फल आने की संभावना है। यह किस प्रकार का वाक्य है। आपके पास ऑप्शंस में है संदेहवाचक, संकेतवाचक, विधिवाचक या इच्छावाचक। तो इसका सही उत्तर होगा। आपके पास वाक्य दिया गया है कि अगले महीने तक परीक्षा फल आने की संभावना है। यह किस प्रकार का वाक्य है।
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। किस प्रकार का वाक्य है ये? संदेहवाचक। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना है कि मृगेंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। आपके पास ऑप्शंस में है शार्दुल, हिरण, कुरंग या अही। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है शार्दुल। ठीक है। शेर, वनराज, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। आपने याद रखना है कि जो मृगेंद्र है वो शेर, शार्दुल का शेर बोलो, पर यहाँ पे जो शब्द दिया गया है वो है आपके पास शार्दुल, तो शार्दुल का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, कपाल का समानार्थी शब्द है। आपके पास ऑप्शंस में है अदृष्ट, खप्पर, भाग्य या माथा। तो इसका सही उत्तर होगा, कपाल शब्द का समानार्थी शब्द बताना है आपको कि इनमें से कौन सा होगा। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। कपाल का समानार्थी शब्द है माथा। हमारा अगला प्रश्न है, शाश्वत का विलोम शब्द है। आपके पास ऑप्शंस में है सदैव, नश्वर, अनश्वर या रहस्यमय। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए शाश्वत का विलोम शब्द क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। शाश्वत का विलोम होगा नश्वर। हमारा अगला प्रश्न है, कामकाज में कोरा होना मुहावरे का अर्थ है। आपके पास मुहावरा दिया गया है कामकाज में कोरा होना। इस मुहावरे का अर्थ बताना है आपको और आपके पास ऑप्शंस में है काम ना करना, काम समाप्त करना, काम पूरा ना करना या काम ना जानना। तो इसका सही उत्तर होगा, कामकाज में कोरा होना। मुहावरे का अर्थ बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। कामकाज में कोरा होना मुहावरे का अर्थ है काम ना जानना। हमारा अगला प्रश्न है, कठिन परीक्षा देने का अर्थ है। आपके पास ऑप्शंस में है कठोर तप करना, कठिन परिस्थिति में पड़ना, साहस पूर्वक सामना करना या दृढ़ निश्चय करना। तो इसका सही उत्तर होगा, कठिन परीक्षा देना। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, कठिन परिस्थिति में पड़ना। हमारा अगला प्रश्न है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। प्रस्तुत लोकोक्ति का अर्थ है। आपने याद रखना है कि यह लोकोक्ति है और लोकोक्ति क्या दी गई है आपके पास कि गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है और आपके पास ऑप्शंस में है कि अपने अपने घर जाना, अपना अपना काम करना, किसी की नहीं सुनना, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है। श्लोकोक्ति का अर्थ होगा जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता, अर्थात अपने स्वार्थ के लिए परिस्थितियों के अनुसार बदल जाना। ठीक है। गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास, अपने स्वार्थ के लिए परिस्थितियों के अनुसार बदल जाना। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं। आपको बताना है कि कवि बिहारी जी जो है वो किस रस के कवि माने जाते हैं। आपके पास ऑप्शंस में है करुण रस, भक्ति रस, श्रृंगार रस या वीर रस। तो इसका सही उत्तर होगा, बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। कवि बिहारी जी श्रृंगार रस के प्रमुख कवि माने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? आपके पास पंक्ति दी गई है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार प्रयुक्त है? आपके पास ऑप्शंस में है शलेश, उपमा, अतिशयोक्ति या रूपक। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, अगर हो सके तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? प्रश्न को ध्यान से सुनिए। आपके पास वाक्य दिया गया है कि वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? आपके पास ऑप्शंस में है कर्म, आपादान, संप्रदान या अधिकरण। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। पर जो है वो अधिकरण कारक का उदाहरण है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द विशेष्य है। आपके पास ऑप्शंस में है अग्नि, कर्मठ, आसीन या मधुर। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। अग्नि क्या है? विशेष्य है। और बाकी ये जो तीनों शब्द दिए गए हैं आपके पास कर्मठ, आसीन और मधुर, ये विशेषण है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि अग्नि का विशेषण क्या होगा, बताइए। अगर अग्नि विशेष्य शब्द है तो आपको अग्नि का जो है वो विशेषण बताना है। तो क्या होगा? अग्नि का विशेषण होगा आग्नेय। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, रस के कितने अंग हैं? आपके पास ऑप्शंस में है 10, 4, 8 या 6। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए रस के कितने अंग हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। रस के 4 अंग हैं। आपका प्रश्न यही खत्म नहीं होता है। अब आपने मुझे ये बताने हैं कि 4 अंग कौन कौन से होते हैं। बिल्कुल सही, स्थायी भाव और विभाव विभाव, अनुभाव और चौथा कौन सा होता है? संचारी। बिल्कुल सही। ये 4 अंग जो है वो रस के अंग हैं। ठीक है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है, तो साथियों ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अगर हो सके तो वीडियो को हाइप भी करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। ठीक है, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए और आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, और जिन साथियों ने इससे पहले वाली क्लासेस को नहीं देखा है, आप चाहे तो इससे पहले जो है हमने 210 प्रश्नों पर चर्चा कर ली है। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।